क्लास 10 के केमिस्ट्री में आज हम लोग को देखना है प्राकृतिक संसाधन क्या है। क्लास 10 के केमिस्ट्री में आज हम लोग को प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखना है। सबसे पहले आप लोग संसाधन क्या है जानेंगे। संसाधन क्या है? सुबह से शाम तक जितने भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। आप लोग बोलिएगा जैसे साइकिल, किताब, कलम, टेबल, जल, फल, मछली, मांस, बल्ब इत्यादि। यानी आप लोग ने देखा क्या लिखा गया है, संसाधन क्या है। सुबह से शाम तक जितने भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जिस वस्तु के आप लोग जिस वस्तु के आप लोग इस्तेमाल करते हैं वे सब हम लोग का क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। अब ये संसाधन जो होते हैं ये यहाँ पर लिखा गया है प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन के दो वर्गों में बांटा जाता है। संसाधन के दो वर्गों में बांटा जाता है। संसाधन का प्रकार, संसाधन का प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब आपसे पूछेगा कौन कौन सा संसाधन, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। मिटाने वाला दो। अब यहाँ पर संसाधन दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन
दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन होता है, और दूसरा क्या होता है मानव निर्मित संसाधन होता है। अब प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं? वैसा संसाधन जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो कौन सा संसाधन कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। आप देखिए कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो भगवान का बनाया गया है। आम, मछली, मांस। अब आप लोग जानते हो कि मांस हम लोग किस किस का खा सकते हैं। तब यहाँ पे क्या हो सकता है? मुर्गा, दूसरा का हो सकता है बकरा। ये ना होता है, ये प्राकृतिक संसाधन है। ये कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक, जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, जो भगवान द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। उसको हम लोग कौन संसाधन बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे में हो जाएगा नदी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, ये सब कौन सा संसाधन है? ये सब प्राकृतिक संसाधन। ये सब कौन सा संसाधन है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये मुर्गा और क्या है? बकरा जो है मांस, ये इससे हम लोग को मांस प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग प्राकृतिक बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। कहेगा यहाँ पर लिखा गया है मानव, मानव, मानव निर्मित संसाधन क्या है? देखिए, वैसा संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया हो, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे में साइकिल, मोटर कार, इत्यादि। तो साइकिल जो होता है, मोटर कार होता है, ये सब कौन बनाता है? ये सब कौन बनाता है? ये मानव द्वारा बनाया जाता है। बल्ब जो होता है कौन बनाता है? बल्ब जो होता है कौन बनाता है? मानव बनाता है। किताब कौन बनाता है? मानव बनाता है। कॉपी कौन बनाता है? मानव बनाता है। ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें। कलम कौन बनाता है? कलम कौन बनाता है? मानव बनाता है। पेंसिल कौन बनाता है? मानव बनाता है। ये सब चीज़ को हम लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। ये जो चीज़ें हैं कौन बनाता है, इस पर विशेषकर हम लोग को ध्यान देना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
आपका लिखा गया है, लिखा गया है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन का मतलब होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन का रखाव। अब इसका हम लोग रख रखाव कैसे करते हैं, इसका रख रखाव हम लोग कैसे करेंगे, प्राकृतिक संसाधन का रख रखाव। आप लोग जानते होंगे कि कुछ समय पहले से हम लोग का वायुमंडल दिन प्रतिदिन दूषित होते जा रही है, या इसका वजह क्या है, तो हम लोग को प्राकृतिक संसाधन पर ध्यान ना देने की वजह से ये हम लोग को क्या होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। यहाँ पे भूमि, जल, हवा, भूमि जल हवा, यह सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, परंतु यह भूमि, जल और हवा तीनों को प्रदूषित होने के कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण भूमि, जल और हवा से मिलकर बना होता है।
हो गया। आप लोग पूछिएगा कि ये दूषित होता कैसे है। आप लोग पूछिएगा ये दूषित कैसे होता है। सर आप बताइए ना, हवा, पानी या जल और भूमि ये कैसे दूषित होते हैं। देखिए हवा जो होता है, हम लोग बहुत सारे पदार्थ को जलाते हैं, उसका सभी उसका धुआं वायुमंडल में जाता है और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। पानी है, जितना भी कारखाना वगैरह का कचरा वचरा होता है, हम लोग सब ले जाके गाय भैंस को स्नान कराते, कहाँ ले जाके, जल में, ठीक है ना। तो जल में जब हम लोग कचरा ले जाते हैं, कोई कीटनाशक पदार्थ को फेंक देते हैं, मिल का जलमल उसी में बहवाया जाता है, ठीक है ना। ये इससे हम लोग का जल का होता है प्रदूषित होता है। जब नदी, तालाब, सागर इत्यादि में कीटनाशक कंपनी का अपशिष्ट पदार्थ को नदी या समुद्र में बहाया जाता है। इसमें नाला तथा अन्य मवेशियों का मलमूत्र भी बहाया जाता है, या उसमें लेके जाने के बाद क्या होता है। अब मैं बताया गया भूमि का हम लोग कैसे दूषित करते हैं। भूमि में अधिक उर्वरक या लंबा समय तक
छोड़ने पर भी भूमि दूषित हो यानी कहने का मतलब कहा भूमि जो है उसको क्या किया जाएगा, कबाड़ सवार जहाँ तहाँ हम लोग क्या करते हैं फेंक देंगे, उसको लंबा समय तक क्या कर देंगे, नहीं बोएंगे, उसमें ट्रैक्टर हर नहीं चलाएंगे, उसमें घास पतवार इत्यादि ये सब का हो जाएंगे, उसमें जम जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिनामा टाइप का हो जाता है, प्रति टाइप का हो जाता है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि आप लोग के यहाँ चिमनी है, चिमनी होगा, आप लोग के यहाँ सड़क होगा, वो सड़क पर किसी प्रकार के फसल नहीं उगाया जा सकता है, चिमनी पर किसी प्रकार के फसल नहीं उगाया जा सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे जगह है, जैसे मान के चलिए का है क्रिकेट का मैदान है, वहाँ पे फसल नहीं उगाया जा सकता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं। अब इसी को दूषित होने से हवा को, पानी को और भूमि को दूषित होने से हम लोग का पर्यावरण का हो जाता है, पर्यावरण हम लोग का हो जाता है, पर्यावरण हम लोग का दूषित हो जाता है। इसी को बचाना है हम लोग का। अब देखिए, इसको बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कानून बनाया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या बनाया गया है, कानून बनाया गया है। राष्ट्रीय लेवल पर अपना देश की बात होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरा देश की बात होता है। मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया
गया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय कानून क्या है। वैसा कानून जिसमें एक देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का बचाव करता है, इसके लिए जो कानून बनाया जाता है उसे राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अब आप लोग को थोड़ा सा देखना है राष्ट्रीय कानून क्या है, थोड़ा सा आप लोग को देखना है। तो अभी आपका बताया गया अपना देश की जो क्या होता है प्राकृतिक संसाधन होता है उसको हम लोग बचाने का कार्य करते हैं। जैसे मान के चलिए कि अपना देश में क्या है बहुत सारे नदी को नाला में बहुत सारे नदियों में नाला बहाया जाता है। कोई भी कूड़ा करकट ले जाकर हम लोग नदियों में फेंक देते हैं। मवेशी मर गया है नदियों में ले जाकर फेंक देते हैं। कचरा हुआ नदियों में ले जाकर फेंक देते हैं। जितना भी कारखाना का है कोई कबाड़ सवार है हम लोग ले जाकर नदियों में फेंक देते हैं। कोई भी जहरीला पदार्थ है नदियों में ले जाकर फेंक देते हैं। ये हम लोग को इससे हम लोग का होता है दूषित क्या होता है जल दूषित होता है। और जल दूषित होता है तो जल से क्या बना है पर्यावरण बना है। पर्यावरण किस किस चीज़ से मिलकर बना है मिट्टी से हवा से पानी से मिलकर क्या बना है पर्यावरण बना है। भूमि से मिलकर पर्यावरण बना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्या लिखा गया है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय 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 प्रदूषण कानून क्या जब
बहुत सारे देश मिलकर एक संस्था का निर्माण करती है जो पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए कानून जो बहुत सारे देश मिलकर एक संस्था का निर्माण करती है जो पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए कानून बनाया जाता है। उससे अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण कानून कहते हैं। उसके क्या बोलते हैं? प्रदूषण कानून कहते हैं। जैसे में क्योटो सम्मेलन क्योटो सम्मेलन 1997 में। इसमें कितना देश भाग लिया था? 141, ठीक है ना। और उन्होंने किसके बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में उन्होंने बनाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय हल्ला मत करो। सुनिए, आपका लिखा क्या है? क्योटो सम्मेलन क्या है? बताया गया है भूमंडलीय ताप बढ़ते देखकर विश्व के सभी देश क्योटो सम्मेलन भूमंडलीय ताप का बढ़ते देखकर विश्व के सभी देशों ने
सभी देशों ने मिलकर 1997 ईस्वी में जापान में एक सम्मेलन किया। उसे क्योटो सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन के बाद इसको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दर्जा प्राप्त हुआ। और कानून बना। और क्या बना? कानून बना। अब आप लोग को ध्यान रखना है, क्या बना? कानून बना। कानून इस सम्मेलन में 141 देशों ने भाग लिया। कितना देश भाग लिया था? 141 देश। कितना देश? 141 देश। 100 कितना देश भाग लिया था? 141 देश ने भाग लिया। चलिए आपको अब देखिए, ये जो क्योटो सम्मेलन किया गया था, कब किया गया था? इसको 1997 में किया गया था। यह सभी देशों का मिलकर ये 1997 में जो 141 देश मिला हुआ था, इनका मुख्य उद्देश्य था वायुमंडलीय ताप को कम करना। और वायुमंडलीय ताप कब कम होगा? जब हम लोग ग्रीन हाउस गैस जो है उसमें कमी लाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीन गैस हाउस को कमी लाने के लिए 1990 में ही 6 प्रमुख ग्रीन गैस जो है, 6 प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है
उसको 1990 में ही कमी लाने की प्रयास किया गया था। और यह बोला गया था सभी देशों के जरिए, समाचार के जरिए, कि हम लोग 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो हैं वो किससे उत्पन्न होता है, उस चीज़ में हम लोग कमी लाएं। अन्यथा अगर उस चीज़ में हम लोग कमी नहीं लाते हैं तो आने वाला समय में यह आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगा। अपना काम करो, ठीक है। ऐसे प्रेशर हाई है, क्या करना है हम लोग को, ग्रीन गैस हाउस जो है, ठीक है ना, उनमें हम लोग को कमी लाना है। तो ये हम लोग का प्रमुख गैस है जो हम लोग को क्या करता है, वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ये वायुमंडल को हम लोग क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो इससे बचने के लिए अब जैसे मान के चलो लकड़ी जलाना है, पेट्रोल जलाना है, ईंधन जलाना है, पेट्रोलियम में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसको जलाना है, वह सब का है, उसी से हम लोग का क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस पर क्या होता है, प्राप्त होता है। और यह वायुमंडल में जाके दूषित करता है। तो अब मान के चलिए कि हमको लकड़ी जलाना है, हम लकड़ी को क्या करेंगे, नहीं जलाएंगे, चिमनी चलाते हैं हम लोग चिमनी को, उससे बहुत सारा मात्रा में धुआं निकलता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे, लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है ना। हम लोग हर चीज़ को सीमित करके चलाएंगे तो क्या होगा, हम लोग का जो ये वायुमंडलीय ताप बढ़ रहा है इससे हम लोग वंचित हो जाएंगे, इससे हम लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा, ठीक है ना, बढ़ेगा लेकिन क्या होगा, कम बढ़ेगा, जिससे हम लोग को बहुत सारा सुविधा मिल सकता है, बहुत सारे सुविधाओं से हम लोग क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ पर हम लोग को विशेषकर जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये लिखा गया होगा। चलिए आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, फिर कल बताएंगे। और ईंधन के बारे में आप लोग को बताना पड़ेगा, जो हम लोग ईंधन जलाते हैं। इससे पहले हम आप लोग को जीवाश्म ईंधन के बारे में बता चुके हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है, ठीक है ना, जीवों से प्राप्त होने वाला ईंधन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। जैसे में लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, ठीक है ना, ये कोयला हो गया, ये सब किस चीज़ से है, जीवों से ही सब प्राप्त हुआ है। अब आप लोग बोलिएगा सर कोयला जीव से कैसे प्राप्त होगा, पेट्रोलियम जीव से प्राप्त कैसे होगा। तो ये बहुत पहले, ठीक है ना, ये क्या होता है, भूकंप वगैरह के कारण पृथ्वी के नीचे पेड़ पौधे, माल जानवर जो होते हैं क्या होते हैं, भूकंप के कारण पृथ्वी के नीचे क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। वायुमंडलीय ताप अधिक होने के कारण धीरे धीरे यह सड़ने गलने लगते हैं, और कुछ समय बाद यह क्या होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और डीजल में क्या होता है, परमाणित हो जाते हैं। अंतर यही है कि कोयला जो प्राप्त होता है हम लोग का, उसका वायुमंडलीय ताप जो होता है क्या होता है, कम होता है। परंतु जहाँ से हम लोग का क्या होता है, पेट्रोल डीजल प्राप्त होता है, वहाँ पर वायुमंडलीय ताप का होता है, ज़्यादा होता है। अब आप लोग को सिंपल से बता दे रहे हैं, पुआल के आग में हम लोग भोजन बनाएंगे तो जल्दी से नहीं बनता है, ठीक है ना। पुआल के आग में हम लोग क्या करेंगे, मीट बनाएंगे तो संभव नहीं है। लेकिन गैस पर हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से पक जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, उसका जो क्या होता है, टेम्परेचर होता है, कम होता है, तो वह क्या करता है, कोयला वगैरह में निर्माणित कर देता है। और जिसका वायुमंडलीय क्या होता है, टेम्परेचर और ताप का होता है, अधिक होता है, ताप अधिक होता है, उसमें क्या प्राप्त हो जाता है हम लोग का, उसमें से हम लोग का डीजल, पेट्रोल इत्यादि क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।